नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के देवरिया जिले से बरहज में सरयू पार के आजमगढ़, बनारस, मऊ, बलिया के लोगों की राह आसान करने के लिए बरहज नगर स्थित नदी तट पर मोहन सेतु का निर्माण किया जा रहा है। ब्रिज कॉरपोरेशन की ओर से इसे 2017 में पूरा कर लेना था, लेकिन 10 वर्ष बाद आज भी पुल अधर में है। पुल निर्माण कार्य पूरा होने में 4 पिलरों पर अभी भी काम बाकी है। 28 फरवरी 2014 को शासन से मंजूरी मिलने पर ब्रिज कॉरपोरेशन की ओर से पुल निर्माण कार्य शुरू कराया गया था और धनाभाव में 2021 में इसका निर्माण कार्य जो है वो बंद कर दिया गया। इसके बाद बरहज विधायक दीपक मिश्रा शाखा बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इसका बजट बढ़वाया था, जिसके बाद काम फिर से शुरू हुआ। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी की ये रिपोर्ट। बरहज में निर्माणाधीन मोहन सेतु पुल पर काम शुरू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे मोहन सिंह का 2013 में निधन हो गया था। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बरहज में उनके नाम पर पुल बनाने की बात कही थी। 28 फरवरी 2014 को इस पुल का काम शुरू हुआ था और आज अक्टूबर का महीना चल रहा है 2024 में, और अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। कहा यह भी जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के महीने में इस पुल का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जनवरी फरवरी 2025 में इस पर काम पूरा होगा। अब तक अभी कुछ काम बचे हुए हैं और बताया भी जा रहा है कि बाढ़ के कारण कुछ महीने इस काम में अवरोध आ गया था, काम रुक गया था। मैं अपने कैमरे से कहूँगा ये दिखाएं रास्ता, ये जो रास्ता है यहाँ पर जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। अगर पुल का काम जल्दी शुरू हो जाएगा तो बरहज से जो मऊ की दूरी है, मधुबन की दूरी है, आजमगढ़ की दूरी है, बनारस की दूरी है, गाजीपुर की दूरी है, वो दूरी पड़ जाएगी। जो घंटों लगते हैं वो घंटों का जो समय है वो कम हो जाएगा और लोग आसानी के साथ अपना जो व्यापार है, अपने मेल मिलाप का जो कार्यक्रम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर वो मिल सकते हैं। बरहज के लोग काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे हैं कि 10 साल हो गए हैं और मोहन सिंह इतने बड़े नाम थे, लोकसभा के सांसद थे, राज्यसभा के सांसद थे, उनके नाम पर पुल बन रहा है। अब तक काम इस पर जो काम है वो पूरा नहीं हो सका है। जो यहाँ के विधायक हैं दीपक मिश्र उर्फ शाखा बाबा, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया था और धन की जो समस्या आ रही थी उसको दूर जो धन की समस्या थी उसको दूर किया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये इंतज़ार 10 साल से चल रहा है, आखिर ये इंतज़ार क्या जनवरी फरवरी में ख़त्म होगा 2025 में, कि बरहज वालों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। सहयोगी गौरीशंकर जायसवाल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, बरहज देवरिया। यूपी के प्रयागराज में अगले वर्ष की शुरुआत में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को रेलवे ने अंतिम रूप दे दिया है। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल पहली बार श्रद्धालुओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर रहा है और जो नंबर है 1 नवंबर 2024 से ये नंबर जो है वो सक्रिय हो जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी ने जानकारी दी। इस नंबर के माध्यम से श्रद्धालुओं को महाकुंभ से जुड़ी सुविधाओं, स्पेशल ट्रेनों की जानकारी और प्रयागराज और आसपास के दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। डीआरएम ने बताया कि ये टोल फ्री नंबर 24 घंटे कार्य रहेगा और इसके लिए एक विशेष टीम गठित की जाएगी जो हिंदी और अंग्रेजी समेत 10 भाषाओं में संवाद करेगी। देखिए, जो आज की जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई थी, ये बेसिकली एक किक स्टार्ट था कुंभ के लिए, क्योंकि हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कुंभ आएगा, अमृत वर्षा होगी और श्रद्धालु यहाँ आएंगे और हम लोग इस महापर्व में सब लोग खुशी से इसको मनाएंगे। तो उसके लिए तैयारियां रेलवे की, प्रशासन की आपसी सामंजस्य से बहुत बेहद है। उसके बारे में आप लोगों को आज हमने पूरी जानकारी भी दी है। ये एक स्टार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके बाद फॉलोअप कॉन्फ्रेंसेस होंगी जिसमें हम लोग आपको पूरी जानकारी देंगे। इसका मेन पर्पस ये है कि जो श्रद्धालु बाहर से यहाँ आ रहे हैं उनको रेलवे के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहें और उनको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब इतनी सारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो यदि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो वो उसके लिए उसका एक अलग ही आनंद आता है। और साथ ही साथ एक हम चाहेंगे कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस इनकलकेट करें, क्योंकि आप लोगों ने
हमारी तैयारियां देखी, हमने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आपको बताया है। आप रेगुलरली देख रहे हैं कि किस तरीके का खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो कि भारतीय धरोहर को भी पूरी तरीके से दर्शा रहा है। तो उसको देखते हुए आप लोगों में एक कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने का कार्य हम लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि लोग कॉन्फिडेंट फील करें। जब आदमी के भीतर से कोई संशय नहीं होता है तो वो बाहर भी ज़्यादा एंजॉय करता है और पैनिक नहीं करता है, क्योंकि जब हम लोग मास की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आदमी शांति बनाए रखे और खुद पैनिक ना करे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम चाहेंगे कि आप लोगों को कम्युनिकेट करें। बाकी जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र मैंने आपको पहले ही कर दिया, पूरी डिटेल है कि आरओबी आरयूबीज करीब 21 बनाए जा रहे हैं, जिससे कि रोड और रेल के ट्रैफिक सीमलेसली चल पाएगा। दूसरा जो कैपेसिटी एनहेंसमेंट के वर्क है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईडीएफसी आ गया है, सबकी डबलिंग लाइनों की हो चुकी है, होने वाली है कंप्लीट। तो वो सारी की सारी कुंभ से पहले पूरी हो जाएंगी इर्द गिर्द के एरियाज की, जिससे कैपेसिटी हमारी पिछले बार के कंपैरिजन में 1.5 से 3 गुना के बीच में लगभग हो जाएगी श्रद्धालुओं को इवैक्यूएट कराने की। इसके अतिरिक्त जो रेलवे ने पैसेंजर एमिनिटीज के काम किए हैं, इंटरनल मूवमेंट प्लान, एक्सटर्नल मूवमेंट प्लान स्टेट के साथ बनाया है, जिसमें कोई भी कहीं भी कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट को नहीं रखा गया है। तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसेंजर एमिनिटीज के डेवलप किया गया है। जो स्पेशल गाड़ियों की बात करें तो यदि हम बात करते हैं सिर्फ जो मेन 21 इस बार दिन पड़ते हैं D-1 से D+2 वाले, उसमें करीब 1000 के लगभग हम लोग एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो कि मेनली जिनका पर्पस होगा इवैक्यूएशन का। और वो हमने जो प्लान किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा देखिए जो ट्रेनें चलानी होती हैं उसके लिए बहुत बैकअप प्लान करना पड़ता है। रेक कहाँ से आएगा, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, क्रू कहाँ से आएगा, इंजन पावर, बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना होता है। वो सारी वृहद व्यवस्था की जा चुकी है। रेलवे बोर्ड ने हमें करीब 150 से अधिक एक्स्ट्रा रेक्स देने के लिए तैयारी कर ली है। जो रेक्स हमारे यहाँ बहुत जल्दी पहुंचने शुरू हो जाएंगे। रेक्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे खड़े रहेंगे और हम लोग जितनी हमारी कैपेसिटी है, आप ये मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म पे लगभग आधा घंटा एक ट्रेन आती है तो उसको इवैक्यूएट करने पे लगता है। तो ये तैयारी की गई है कि हर आधे आधे घंटे पर ट्रेन चलती रहे, तो उससे जो भी रेलवे की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उस पर ट्रेनें चलाई जाएंगी, जितनी आवश्यकता होगी। कितनी स्पेशल ट्रेनें आप टोल फ्री नंबर के बारे में थोड़ा सा जी, जो ये टोल फ्री नंबर आज आपको जारी किया गया है, इस टोल फ्री नंबर का पर्पस ये है कि जो देश भर के श्रद्धालु हैं उनको बेसिकली रेलवे के बारे में जानकारी मिल पाए। और हमारे जो सपोज हमारा साउथ से कोई श्रद्धालु यहाँ आना चाहता है तो जो सबसे बड़ी विशेषता है उसकी ये है कि जो हमारे एम्प्लॉयज वहाँ रहेंगे वो ट्रेंड है डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में। 1 नवंबर से ये चालू हो जाएगा। कुंभ की महाकुंभ की बात, सबसे बड़ा मुद्दा था सुरक्षा को लेकर। तो उसको सुरक्षा रेलवे ने क्या तैयारियां की हैं और क्या क्या नए इक्विपमेंट, सब कुछ नई चीजें ड्रोन से भी किया जा रहा है, क्या ये पूरी चीजें? देखिए जो सुरक्षा और संरक्षा की बात करें, उसकी जो बृहद प्लानिंग है वो सारे स्टेक होल्डर्स को लेके, साथ में स्टेट गवर्नमेंट को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सारी एजेंसीज ने मिल करके हम लोगों के पूरे जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो पूरी तरीके से तैयार है। इसमें जो भी तरीके के हम डिजास्टर सोच सकते हैं उन डिजास्टर्स को लेके, एक तो पहली चीज है कि वो डिजास्टर न हो, उसके लिए वृहद प्लान बनाए गए हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज होती है कि क्राउड की, आप लोगों को डाउट रहता होगा कि क्राउड, उसके लिए क्या जरूरी है। क्राउड के लिए, मैनेजमेंट के लिए सबसे चीज जरूरी है कि जो हमारा मेला क्षेत्र है वहां से जब स्टेशन की तरफ क्राउड आती है तो वो क्राउड जब आ रही है तो हमें पता हो कि क्राउड आ रही है, और हमें यह पता हो कि आगे जो क्राउड जा रही है उसको हैंडल करने की हमारी कैपेसिटी कितनी है। जैसे हम बताएं कि हमारी 1 घंटे में जो पीक कैपेसिटी है वो 50,000 प्लस है, तो रफली 50,000 से 60,000 1 घंटे में हम लोग पैसेंजर्स को स्टेशन से इवैक्यूएट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास करीब 1 लाख श्रद्धालुओं को कंफर्टेबली रोकने के लिए स्टेशन प्रीमाइसेस में ही जगह है, जिसको हम यात्री आश्रय बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्लान बी में, जैसे हमारे खुसरोबाग की बात करें, 1 लाख कैपेसिटी लगभग वहां पे जनरेट हो जाती है। तो ये सारी कैपेसिटीज का हम लोगों को पता है, प्लस हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स बने हैं जो कि डायरेक्टली इन टच विद दी आईसीसी रहते हैं। तो जो हम लोगों का क्राउड का फोरकास्ट, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होगी, प्लस ह्यूमन इंटरवेंशन भी रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टीम्स है, जैसे आरपीएफ टीम है, जीआरपी टीम है, रेलवे की कमर्शियल टीम है, वो रेगुलरली हर जगह से उनको फीड आती रहेगी। फेस रिकॉग्निशन कैमरास भी लगे हैं, ड्रोन भी लगे हुए हैं, तो हर जगह से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करके, उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको एक आउटपुट के रूप में
करने के लिए ट्रेन टीम तैयार है। वो जो टीम है उनकी ट्रेनिंग के लिए भी आपको बता दूं कि हर हफ्ते 3 दिन हम लोगों की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग प्लस जो क्राउड मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों की लेके ट्रेनिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों से भी चाहेंगे कि उस ट्रेनिंग का पार्ट है, आप लोग आए, हम लोग आपको इनवाइट करेंगे। आप लोगों के जो भी सजेशंस होंगे उनको डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे। यूपी के कानपुर नगर स्थित विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यालय रामा देवी के समीप शनिवार को विजयादशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विहिप जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ शस्त्र पूजन किया गया। विजय महामंत्र का जाप करते हुए ये संकल्प लिया गया, जैसे ही श्री राम ने सच्चाई के मार्ग पर सबको साथ लेकर चलते हुए बुराई पर जीत प्राप्त की थी, उसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पूरे हिंदू समाज के साथ लेकर श्री राम के मार्गदर्शन पर अनुशासित और समयमित रूप से चलते हुए भारत माता की सेवा में लगे रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर संयोजक आकाश यादव ने की। जैसा कि हर साल ये नवरात्र के पावन दिनों में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है हर साल ये शस्त्र पूजन और कन्या भोज का आयोजन करता है, उसी उपलक्ष्य में इस साल भी जो है आज हमारा करीब 350 कन्याओं का कन्या भोज कराया गया और शस्त्र पूजन का प्रोग्राम रखा गया। किस जगह किया गया? ये शिव कटरा है, अपना कृष्णनगर प्रखंड लगता है, शिवधाम मंदिर। आशुतोष वाजपेयी जी द्वारा जो है हमारे जिले के पदाधिकारी के द्वारा सारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शस्त्र पूजन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? शस्त्र पूजन करके हम विधर्मियों को संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू देखने में जितना सीधा है उतना ही ज़्यादा आक्रामक भी है, तो कृपया आप भूले मत रहें। इसी सब देख के हर घर में हिंदुओं को शस्त्र होना चाहिए। ये आगे चल के जो है सभी बताया गया है कि शस्त्र बहुत जरूरी है, शास्त्र और शस्त्र। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, जहां पर फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने 1 दर्जन स्वस्थ हुए बच्चों को उपहार वितरित किए। साथ ही एक्सीडेंट में घायल हुए मरीज के कान से आ रहे खून को तत्काल इलाज करवाया। साथ ही जिला अस्पताल लोहिया का डीएम ने निरीक्षण किया। एनआरसी वार्ड में इलाज के दौरान स्वस्थ हुए 1 दर्जन बच्चों और उनकी माताओं को उपहार दिए गए। शुक्रवार दोपहर करीब 11:30 बजे जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे। उन्होंने वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया और मरीजों को मिलने वाली दवाओं और नाश्ता और खाने पीने की व्यवस्था की जानकारी ली। आज देखिए कि महानवमी का शुभ दिन भी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी नवरात्र के दौरान ही मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें कि 9 बच्चियों को और उनके माताओं को जो है सरकार की ओर से और आप सबके सही जिला प्रशासन की ओर से उनको बाहर भेंट किया गया था और काफ़ी लोगों को सरकार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। उसी क्रम में एनआरसी में हम लोग पहले भी आ चुके हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर हैं, एनआरसी के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं और सीएमएस साहब, हम लोगों ने तय किया कि नवरात्र के दौरान भी एक कार्यक्रम इस तरह का जरूर किया जाए, क्योंकि जो मेल न्यूट्रिश चाइल्ड होते हैं जिनका न्यूट्रिशन प्रोटीन के कारण या अन्य किसी कारण से कमी होता है, हमने देखा होगा बच्चे बड़े कमज़ोर थे और जब आए हैं बच्चे और यहाँ पे 12 दिन 14 दिन 7 दिन के बाद उन्हें काफ़ी अच्छी, कोई भी माता ऐसी नहीं मुझे कही कि सेटिस्फेक्शन नहीं है इलाज से, सब सेटिस्फाइड है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सरकार की योजनाओं का लाभ जो है लोगों तक पहुँच रहा है और हम सीएमएस साहब और इनकी पूरी टीम से ये कहना चाहेंगे कि लोगों को अच्छे से अच्छे बेहतर सुविधा, चिकित्सा सुविधा दिलाई जाए, अच्छे खान पान की व्यवस्था हो, डॉक्टर दवाई समय पे मिल जाए, लोगों का सेटिस्फेक्शन हो। ये उद्देश्य यही है कि इलाज के साथ साथ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को संतुष्ट करना भी ज़रूरी है। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने जो मेलनस चाइल्ड थे उनको 12 बच्चों को जो ठीक हो गए रिकवर कर रहे हैं उनको जो है उपहार स्वरूप कुछ भेंट किया है और ये क्रम जो है चलता रहेगा। और हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर साहब और एनआरसी के इंचार्ज उनको बता दिया कि आगे भी, और हम लोगों ने ज़िले में एक व्यवस्था की है कि जो मेल न्यूट्रिश चाइल्ड होते हैं उनको हम एम्बुलेंस से उनके घर से हॉस्पिटल लाते हैं और एम्बुलेंस से ही फिर वापस उनके घर पर छोड़ते हैं। और हम लोग उस तरह के बच्चे को पोषण ट्रैकर के माध्यम से आइडेंटिफाई करके ये कार्रवाई जारी रखेंगे। और आप सबका सहयोग है कि आपके नॉलेज में भी कोई ऐसे बच्चे आए तो ज़रूर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सर को या डॉक्टर साहब को
या CMA साहब को बताइए और हम लोग उसका समुचित इलाज करवाएंगे। संभल में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में मिल रहे दूध और दाल का सच फिर उजागर हो गया है। जहां बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भले ही सरकार मिड डे मील में अब दूध भी बांट रही थी, लेकिन दूध में मिलाए जा रहे पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि दूध नाम का ही बच्चों तक पहुंच रहा है। यही हाल दाल का है। पानी के बीच से दाल को ढूंढना छात्राओं के लिए एक पहेली बन गया है। दरअसल संभल के पवासा ब्लॉक के अढौल गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल की कक्षा 7 और 8 की छात्राएं साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि सब्जी बेहद पतली है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें सिर्फ 2 रोटी मिलती है, तीसरी मांगने पर सजा मिलती है। तो वहीं अब देखने वाली ये भी बात है कि कब तक अधिकारी स्कूल की अनियमितता पर एक्शन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 20,000 का इनामिया शातिर लुटेरा यानी कि गौकशी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली गोला गोरखनाथ का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद शाह के आदेश अनुसार जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कार्रवाई की गई। अभियुक्त के पास से एक बोर तमांचा और जिंदा कारतूस जो है वो मिला और एक अपाचे मोटरसाइकिल और 6,900 के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 20,000 का इनामी शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक गोला एवं सर्विलांस की टीम के द्वारा वांछित इनामिया जो 20,000 का है शातिर अभियुक्त तालिब उर्फ आजम निवासी गौरिया थाना फरदान को अलीगंज नहर पुल के पास से मुकदमा अपराध संख्या 391/24 धारा 307 से संबंधित एक तमंचा जो अवैध है 315 बोर एवं 2 कारतूस जिंदा, साथ ही साथ मुकदमा अपराध संख्या 408/24 से संबंधित ₹79,900। इसके अतिरिक्त 308/24 थाना नीमगाम से चोरी हुई मोटरसाइकिल अपाचे के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त कोतवाली सदर में भी मुकदमा अपराध संख्या 710/24 में नामित है। इस अभियुक्त के विभिन्न थानों में लगभग 12 मुकदमे विभिन्न धाराओं के कायम हैं। आज गिरफ्तार कर इसे जेल भेजा जा रहा है। अब खबरों में बात कर लेते हैं शामली की। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। जहां थाना भवन बृहस्पतिवार देर रात्रि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और 3 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। घायल बदमाश का थाना भवन CHC में भर्ती करवाया गया। बदमाशों के कब्जे से एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक लोहे का पाना और मारू खेड़ी से चोरी किए गए 70,000 रुपये, 2 जोड़ी पायल, एक तगड़ी सफेद धातु, एक अंगूठी पीली धातु बरामद हुए हैं और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से जारी है। सर, पुलिस मुठभेड़ में कुछ बदमाश पकड़े गए सर, घायल भी हुए हैं सर, क्या पूरा मामला? 30 सितंबर 2024 को रात्रि में PNB के ATM में छेड़छाड़ की गई थी और उसको जो है शटर काटने का कार्य किया गया था, जिस संबंध में जो है हमारी पुलिस टीमें कार्य कर रही थी। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पुनः बोलेरो गाड़ी जो है दिखी है और उसमें संदिग्ध हैं। इस आधार पर पूरी पुलिस टीमें जो है चारों तरफ से घेराबंदी की, जिसमें SHO थाना भवन, SHO गढ़ी पुख्ता, SO बाबरी व हमारी जो है SOG की टीम ने जो है इसमें इनका घेराव किया, चारों तरफ से घेराबंदी की। जैसे ही ये जो है बोलेरो गाड़ी के पास पहुँचे, उधर से फायरिंग हुई और उस फायरिंग में पुलिस ने भी अपने बचाव में जो है फायरिंग किया, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है और 3 अभियुक्त जो है खेत में जो है धान के खेत की तरफ भाग रहे थे, उनको पुलिस टीम ने जो है पीछा करके गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से 4 अभियुक्त जो है इसमें पकड़े गए हैं
और इनके कब्जे से नाजायज असलहे बरामद हुए हैं। कुछ जो है सोने के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, नगद कैश भी प्राप्त हुआ है। और इन लोगों से जो पूछताछ की गई तो इन्होंने जो है थाना भवन में जो PNB में ATM में घटना कारित करने का प्रयास किया था, उसको स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो है देहरादून में और हरिद्वार में भी इस तरह की घटना करने का प्रयास किया गया था। देहरादून में इन्होंने SBI के ATM में भी इसी तरह का कृत्य किया था। इन पर लगभग आधा दर्जन अभियोग हैं और इस संबंध में सारे तथ्य संकलित किए जा रहे हैं। पूरी पुलिस टीम को इनके संवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु 25,000 रुपये नगद से। यूपी के फर्रुखाबाद में फायर ब्रिगेड की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। आपको बताते चले कि शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दुर्गा टेंट हाउस में टावर के लिए जा रही बिजली की केबल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। आग लगने की सूचना के बाद समय से ही वहां पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची सामान जलकर राख हो गया था। घटना जानकारी होने के बाद उसने फायर ब्रिगेड को कॉल कर फायर ब्रिगेड को जानकारी दी और गाड़ी सूचना के बाद 2 घंटे के बाद वहां पर पहुंची है। पूरा मामला कोतवाली कायमगंज के शिवाजी मूर्ति के निकट की बताई जा रही है। कहाँ के रहने वाले हो? हम गंगा दरवाजे के रहने वाले हैं। शिवाजी मूर्ति के पास हमारी दुकान है। चाय की दुकान है आपकी? टेंट हाउस की, दुर्गा टेंट हाउस। कैसे क्या आग लगी, क्या जानकारी मिली? ऊपर केबल जा रही थी टावर की, फाल्ट बनने के कारण उसमें आग लग गई। अरे यहाँ टावर लगा हुआ है। जी, आपको जानकारी क्या बजे मिली? मुझे सुबह 6 बजे जानकारी मिली। पुलिस सूचना दी थी आपने? हाँ, थाने गए, फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन किया। तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? कम से कम 2 घंटे बाद आई है सूचना की। आपको कब बजे सूचना मिल गई थी? मुझे सुबह 6 बजे मिली। फायर ब्रिगेड अब आ रही है, टाइम क्या हो रहा है? सूचना दी 7:30 बजे आई है फायर ब्रिगेड। सारा सामान जल गया आपका? सारा सामान लगभग कितने लाख का नुकसान हुआ? 20 लाख रुपये नुकसान हो गया होगा। सब जल गया है बिल्कुल। सब ये टावर की वजह से आग लग गई है। टावर की केबल वगैरह गई हुई है। केबल 2 जा रही हैं टावर की उसमें। वो विद्युत वाली केबलें हैं? हाँ, बिजली वाली, विद्युत वाली। इधर किधर से निकल कहाँ जा रही है ये खंबे जा रही हैं जो बाहर के लिए। संभल के क्षेत्र विकास खंड जुनवाई के ग्राम लाबर में विधि विधान और मंत्र उच्चारण और पूजा अर्चना करते हुए मनरेगा कार्ड धारक श्रमिक को फूल माला से सम्मानित करते हुए महावा नदी के पूर्णधार का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फावड़ा चलाते हुए महावा नदी के पूर्णधार की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे देश में नदी को माता माना जाता है और हमें नदी का संरक्षण करना है और इसमें सभी को सहयोग करना है। इसके अंतर्गत 2 करोड़ 80 लाख का कार्य जो है वो किया जाएगा और मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को इससे रोजगार भी प्राप्त होगा। 55 किलोमीटर महावा नदी संभल में पड़ती है, जिसका जो 40 ग्राम पंचायतों में पड़ेगी। इसमें लगभग 5,000 जो हमारे श्रमिक हैं वो लगेंगे और लगभग 88,833 मानव दिवसों का इसमें सृजन होगा। और 19 ग्राम पंचायतों में काम अभी चल रहा है। 2 ब्लॉक में जुनावई और गुन्नौर में ये पड़ती है। तो इस पूरी नदी को हम खुदवाएंगे और कहते हैं कि 2-3 दशक पहले यहाँ पे नावें चलती थी, तो पुनः जब नदी खुदेगी तो उसके बाद फिर पुनः इसमें जल प्रवाह होगा और पुनः वैसी स्थिति आएगी। मैनपुरी में राशन लेने के लिए सुबह घर से जा रहे युवकों को एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। वहीं सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको रेफर किया गया है। सुबह हुई घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि युवक अपने घर से राशन लेने के लिए नगला कहरी जा रहा था और कोल्ड स्टोर के निकट पहुँचते ही अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हमारे भाई थे, चाचा थे, 2 लोग ये राशन लेने आ रहे थे। सवेरे एक्सीडेंट हो गया, हमें खबर मिली, वैसे ही आए। कहाँ से कहाँ राशन लेने जा रहे थे? खाके ताल से केरी नगर जी। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हमारे गांव के एक लड़के ने देखा, उसने फोन किया, हम आए। आगे 2 लोगों की सांस चल रही थी उस टाइम। पुलिस से फोन किया, ना पुलिस वाले आए ना एम्बुलेंस आई। ताकि बार हम लोगों ने जाम लगा दिया। उसके आधे घंटा बाद एक गाड़ी पुलिस की आई, ताकि बाद 100 नंबर भाई अभियान आई। अच्छा, मतलब कितनी देर तक जाम लगा रहा है यहाँ पर? जाम साहब अभियान खोलो 10 मिनट पहले, 1 घंटा लगो। 1 घंटा तक? 7:45 बजे। पुलिस कितनी देर बाद आई थी? अभी यार आई साहब, कह दो 10 मिनट भाई। गाड़ी आ गई आधे घंटे बाद। यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था वो लोग किस काय से थे? साइकिल से। अलग अलग साइकिल से थे? अलग अलग साइकिल से। लेन बार रोड पटरी किनारे कुचल देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गरबा उत्सव कार्यक्रम में महिलाओं बच्चियों को तलवार भेंट कर आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा की बात कही।
नवरात्रि जो कि मातृ शक्ति की भक्ति और उपासना के साथ साथ हमें मातृ शक्ति की सम्मान और रक्षा का राष्ट्रीय प्रति समर्पण का भाव भी है। संकल्प का महापर्व है। इस पर्व पर 9 दिन साधना कर हर सनातनी अपने हृदय में शक्ति का उपासना कर देश, समाज और अपने आप में बुराई से लड़ने की शक्ति जागरूक करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के धार से एक अनूठी पहल देखने को मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।